हेलो, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 55 के साथ, जो कि हमें बताता है कैपिटल एसेट के केस में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगी। ओके ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 55। ओके ओके सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट, सेक्शन 55, जिसमें से पहला है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट के, तो इंटेंजिबल एसेट के बारे में ये बोला गया है कि अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो उस केस में उसका जो कॉस्ट होगा वो निल होगा। और अगर हमने किसी और से परचेज किया है, देन जितने में परचेज किया है वो परचेज प्राइस होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, अगर हमने उसको, वो सेल्फ जनरेटेड है आपका, सेल्फ जनरेटेड मतलब सर, देखिए मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करता हूँ, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे बिजनेस करते करते उस बिजनेस की गुडविल जनरेट होने लगती है। गुडविल जनरेट होने लगती है, अरे वहाँ का वो अच्छा बिजनेसमैन है, या फिर वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुडविल क्रिएट हो जाएगी मेरी। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। तो खुद से जो बिजनेस में या प्रोफेशन में खुद से जनरेट हो रही है, ठीक है, जिसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, इंटरनली जनरेट हो रही है बिजनेस से, तो उसके केस में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? निल होगा। और अगर हमने किसी और से अक्वायर करी है, किसी और से अक्वायर करी है, तो जितने में हमने अक्वायर करी है वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अब एक एक करके देखते हैं कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट आ रहे हैं इसमें, ठीक है, और समझते हैं क्या होते हैं वो। पहला है हमारा गुडविल, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड है, मतलब बिजनेस से इंटरनल जनरेट हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे? नील होंगे। और अगर मैंने गुडविल किसी से परचेज किया है, किसी से परचेज किया है, तो उस केस में जितने पे परचेज किया है मैंने, वो कॉस्ट मेरी क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। ओके ओके सर। देन ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? आपने देखा होगा, ये किसका ट्रेडमार्क है? सर कोका कोला का। ये किसका है? सर नाइक का। तो मतलब हर प्रोडक्ट के अपने अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं। उससे क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं उनको पहचानने में आसानी होती है कि ये लोगो देख के समझ जाता है कि हाँ ये इसका है। ठीक है, ठीक है सर। ब्रांड नेम हो गया आपका, ब्रांड नेम हो गया, जैसे कि टाटा का क्या है? TATA, टाटा का एक ब्रांड नेम है। अमेजोन का ब्रांड नेम है, IBM का है, इन्फोसिस का है, क्या ये सब ब्रांड नेम है? या फिर कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो उसके अलावा। नेक्स्ट है राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग। ये क्या चीज़ है सर? मान लीजिए ए लिमिटेड कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वो अपना लाइसेंस किसी और पार्टी के साथ भी शेयर कर सकती है कि हाँ आप भी इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। तो ये जो राइट है मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, अब बी के केस में इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? जितना इसने प्राइस इसको पे किया होगा, जितना इसने प्राइस इसको ए लिमिटेड को पे किया होगा, ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ पे परचेज कर रहा है। ई इन केस अगर ये सेल्फ जनरेटेड होता, इन केस ये सेल्फ जनरेटेड होता, तो उस केस में हम क्या करते? इसका कॉस्ट क्या लेते? जैसे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, इसने राइट शेयर सोल्ड के, मान लीजिए राइट दिया, तो इसके हैंड में कॉस्ट क्या बनेगी? मान लीजिए सेल्फ जनरेटेड है, तो इसके हैंड में लेंगे निल, निल। ये फर्दर अगर अपना राइट किसी और को शेयर करता है, तो उस केस में इसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी? जितना इसने ए लिमिटेड को पे किया होगा, लेकिन इसके केस में क्या हो जाएगी? निल। तो कहने का मतलब है इंटेंजिबल एसेट के केस में क्या हो जाएगी? निल, अगर सेल्फ जनरेटेड है। और अगर किसी और से अक्वायर किया है हमने, तो जितना पैसा उसको दिया होगा परचेज प्राइस, वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा।
ओके ओके सर। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, जैसे कि फ्रेंचाइजी वगैरह हो गया, मैकडी का हो गया, बर्गर किंग का फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ बिजनेस चलाने के लिए। तो अगर खुद का है सेल्फ जनरेटेड नील है, और अगर अक्वायर किया है तो जितना परचेज प्राइस है वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देन आता है टेनेंसी राइट। ये क्या होता है सर? टेनेंसी राइट क्या होता है? जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, ठीक है। अब एग्रीमेंट में जनरली होता है कि जिसको हमने रेंट पे दे रखा है वो किसी को सबलेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, टेनेंसी राइट्स, ठीक है। ए है और ये बी है। ए ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, इसने रेंट पे दे रखा है इसको, बी को। ये क्या है? टेनेंट है। तो एग्रीमेंट में एक क्लॉज डलवा है कि जो टेनेंट है उसके पास एक टेनेंसी राइट है। मान लीजिए 3 साल के लिए इसने लिया है लीज पे, 3 साल के लिए लीज पे ले रखा है और हर महीने इसको पेमेंट करना है। तो इसके पास एक ऑप्शन, एग्रीमेंट में एक ऑप्शन डलवा लेगा कि इन केस, इन केस अगर बी को इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो ये फर्दर इसको किसी और को सबलेट कर सकता है, किसी और को। मान लीजिए ये सी को सबलेट कर देता है, मतलब इसके पास राइट है, राइट है। इसके पास राइट क्या है? उस घर में रहने का। अब ये राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो, उसी को बोलते हैं टेनेंसी राइट। ये फर्दर अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है घर में रहने का, ऑनर तो नहीं है ये, हाँ सर। तो जो ये राइट ट्रांसफर करेगा, राइट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, राइट ट्रांसफर करेगा इन केस, यहाँ पे अगर ये कुछ पैसे दे रहा है इसको इस राइट के लिए तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर अगर कोई कॉस्ट नहीं लगी उसकी, सेल्फ जनरेटेड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ओके ओके सर। चलिए, फिर आता है स्टेज कैरियर परमिट्स। ये क्या है सर? आपने देखा होगा हमारे हर सिटी में बसेस चलती हैं, जो रुक रुक के चलती हैं हर स्टॉप पे। हाँ सर। तो जैसे कि दिल्ली में डीटीसी बसेस चलती हैं, हाँ सर। तो इनका रूट फिक्स होता है कि आपको इस रूट से जाना है। तो स्टेज कैरियर में क्या है, बसेस का रूट फिक्स होता है। तो उस मतलब परमिट मिलते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक पे लिखा रहता है कि ऑल इंडिया परमिट। आप कभी देखिएगा ट्रक्स होते हैं उस पर लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट। क्या मतलब है कि वो ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकता है, उसके पास ऑल इंडिया का परमिट है। उसके लिए उसको कुछ पैसा पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अगर स्टेज कैरिज परमिट के लिए अगर कुछ पैसा दिया है, कुछ दिया है, तो क्या हो जाएगा, जितना पैसा दिया है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। और इन केस सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड मतलब मान लीजिए 10 महीने का स्टेज कैरियर का वो पेमेंट किया था, 2 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया, 2 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा सर, ठीक है। तो स्टेज कैरियर परमिट समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद आता है लूम आवर्स। उसके बाद आता है हमारा लूम आवर्स। लूम आवर क्या होता है? लूम बेसिकली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें जो मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं लूम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिस पर्सन ने फैक्ट्री लगाई है टेक्सटाइल की, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने फैक्ट्री लगाई है इसकी टेक्सटाइल की, लूम मशीन लगाई है उसमें, और उसकी टाइमिंग है आपकी 9 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, ठीक है सर। अब ये क्या करता है, 6 बजे शाम से लेके 9 बजे पीएम तक इसको मशीन को यूज करने के लिए राइट वाई को दे देता है,
3 घंटे के लिए, 3 आवर्स को। तो ये जो ट्रांसफर कर रहा है ये भी हमारा इंटेंजिबल की डेफिनेशन में आ जाएगा। जो 3 आवर्स ट्रांसफर कर रहा है इसको बोलते हैं लूम आवर्स। तो ये जो ट्रांसफर कर रहा है 3 घंटे, ये भी हमारा राइट की डेफिनेशन में आ जाएगा और इंटेंजिबल में आ जाएगा। और अगर अगर सेल्फ जनरेटेड है तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील। अगर पे करके लिया है तो जितना हमने परचेज किया जितने में, वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। ओके ओके सर। उसके बाद है इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल of a business or profession in respect of which depreciation under section 32(1) has been obtained by the assessee in any previous year up to previous year 1920। तो अगर कोई गुडविल है जिस जो कि बिजनेस में यूज हो रही थी अप टू 1920 तक लेंगे, उस केस में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, जो भी कॉस्ट होगी उसमें से जितना डेप्रिसिएशन अलाउ हो रखा होगा, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 माइनस कर देंगे, वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आ जाएगी। ओके ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा, अगर हमारा जो एसेट है किसी भी मोड से बनता है, जो हमारा सेक्शन 47 में दे रखा है। सेक्शन 47 में क्या दे रखा है सर, सेक्शन 47 में वो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानते। फॉर एग्जांपल गिफ्ट, विल, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। ठीक है, तो अगर इस टाइप के अगर कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं हम लोग, सर जो परचेज प्राइस होगा, सच प्रीवियस ओनर के हाथ में जो भी परचेज प्राइस होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। ओके ओके सर। फिर गुडविल वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर गुडविल बिजनेस में यूज हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जितना है वो माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा। ओके ओके सर। अगला है बोनस शेयर। बोनस शेयर सर, हाँ, बोनस से क्या हम समझते हैं सर, कुछ एडिशनल बेनिफिट जब मिलता है उसको हम बोलते हैं बोनस। तो बोनस शेयर में क्या होता है, जो शेयर होल्डर हैं, जो जिनके पास शेयर्स हैं उस कंपनी को, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी उनको एडिशनल शेयर देती है, तो उसको बोलते हैं हम बोनस शेयर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए के पास 1000 शेयर हैं। ठीक है, कंपनी ने 2/5 रेशो में बोनस शेयर इशू कर दिए। बोनस शेयर क्या होते हैं, फ्री में इशू करती है कंपनी। कंपनी ने बोला जिनके पास 5 शेयर है, हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर मिलेगा। तो इसके पास 1000 शेयर थे तो इसको कितने मिलेंगे, 1000 × 2 / 5, हर 5 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, तो इसको 400 शेयर बोनस शेयर मिलेंगे। ठीक है, इसको पैसा कितना देना पड़ा इन शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, सर कुछ भी नहीं, फ्री में देती है कंपनी। तो कॉस्ट क्या बन जाएगी इसके केस में, कॉस्ट क्या बनेगी सर, नील बन जाएगी। ठीक है, नील बन जाएगी। लेकिन लेकिन अगर ये बिफोर, जो बोनस शेयर है बिफोर 1 अप्रैल 2001 मिला है इसको, बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, तो उस केस में 1 तारीख को जो भी एफएमबी होगी उस शेयर की, जो भी एफएमबी होगी वो इसका फायदा, एफएमबी का फायदा ले सकता है, एफएमबी का फायदा ले सकता है। ठीक है, ठीक है सर। तो जनरली हमारा बोनस शेयर का क्या लेना है, नील। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला है बोनस शेयर, उस केस में उसकी जो 1 तारीख को 1 अप्रैल को जो भी एफएमबी होगी उसका फायदा एसएससी ले सकता है। ओके ओके सर। फिर इसके बाद इसमें बोनस शेयर में एक अमेंडमेंट आई थी, क्या सर, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 फरवरी 2018 on which STT has been paid at the time of transfer। ये क्या है सर, समझते हैं। उस केस में हमें क्या लेना है, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट
और उसको कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ एफ एम बी एज ऑन 31/1/2018 एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। ये क्या है सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आया हमारे। इसमें बोला गया है कि अगर कोई बोनस शेयर है जो कि हमने अक्वायर किया है 1 फरवरी 2018 से, ठीक है, 1 फरवरी 2018 से पहले, और उसको जब हम सेल कर रहे हैं, उसके बाद जब सेल कर रहे हैं तो सेल के टाइम पे उसके ऊपर एस पे हुआ हो, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे हो रखा है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस केस में निकालेंगे हम कॉस्ट क्या है उसकी। कॉस्ट क्या होगी सर? नील नील होगी सर कॉस्ट। और अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो उस केस में हम क्या ले लेंगे? एफ एम बी एज ऑन, अगर पहले का है तो बिफोर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो एफ एम बी ले लेंगे, अदरवाइज नील हो जाएगा कॉस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। और और एफ एम बी ऑन 31 जनवरी, 1 फरवरी से एक दिन पहले 31/1/2018 में उसकी क्या एफ एम बी थी वो लेंगे। लेकिन ये एफ एम बी एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो इसका सेल प्राइस है, जितने में उसने सेल किया उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो और सेल कंसिडरेशन, जितने में वो सेल कर रहा है, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों में जो भी लोअर आएगा, ठीक है, दोनों में जो भी लोअर आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ, और जो भी हायर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बोनस शेयर मिले हैं इसको, 500 बोनस शेयर है किसी के पास, हाँ सर, और वो अक्वायर किए हैं 1980 में, मान लीजिए 1980 में अक्वायर किए हैं। ओके ओके सर। एफ एम बी 1 अप्रैल 2001 को है उसकी शेयर की, मान लीजिए 20 रुपया, 20 पर शेयर, ठीक है, ठीक है सर। इसने क्या किया? शेयर को सोल्ड कर दिया इन जुलाई 23 में इसको सोल्ड कर दिया फॉर 100 पर शेयर, मान लीजिए, ठीक है, 100 पर शेयर पे सोल्ड कर दिया। एफ एम वी ऑन, और जो सोल्ड गया उसके ऊपर एस टी टी पे हुआ है। एफ एम बी ऑन 31 जनवरी 2018 को है 70 रुपए पर शेयर, ठीक है। तो निकालिए कितना कॉस्ट निकल के आएगा, कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा इस केस में। अच्छा सर, निकालते हैं सर। तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट क्या लेंगे सर? 1 अप्रैल 2001 से पहले का, तो इस केस में एफ एम बी ले लेंगे जो है, तो 20 × 500 एफ एम बी ले लेंगे 1 अप्रैल 2001 की, हाँ सर। तो ये हो गई 1000 रुपये हमारी कॉस्ट, ठीक है, ठीक है सर। हायर ऑफ, अब इसको कंपेयर करने के लिए हमें फिगर चाहिए, बाकी दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। लोअर ऑफ एफ एम बी ऑन 31 जनवरी 2018 कितनी है? तो 31/1/18 को हमारी एफ एम बी कितनी है शेयर्स की सर? 70 रुपये। तो 70 × 500 कितना हो गया? 70 × 500, ये हो गया सर 35,000, ठीक है। और सेल कंसिडरेशन कितना है सर? 100 रुपये में बेचा था एक शेयर, तो 500 शेयर है सर, ये हो गया 50,000। दोनों में से लोअर कौन सा है सर? 35,000, ठीक है। तो कॉस्ट और इनमें दोनों में से जो भी लोअर आएगा 35,000, दोनों में से जो भी हायर होगा हमारा कब बन जाएगा?
कॉस्ट बन जाएगा। तो 35,000 हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन तभी एप्लीकेबल है जब उसके ऊपर ट्रांसफर के टाइम पे, जब हम बोनस शेयर सेल कर रहे हैं उस टाइम पे एसटीटी पे हुआ हो उसके ऊपर। अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में हमें क्या देखना है, ठीक है, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले है, अलोकेटेड है, तो उस केस में एफएमबी ले लेंगे, उसके बाद है तो नील लेंगे। ये सिर्फ लिस्टेड अगर है शेयर्स तो उस केस में एप्लीकेबल होगा। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ सर, चलिए जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आता है हमारा राइट शेयर। क्या आता है, राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है सर? राइट शेयर में जब भी कंपनी नए शेयर इशू करती है तो पहले वो अपने शेयर होल्डर्स को राइट देती है कि हम आपको ये राइट दे रहे हैं कि आप जो शेयर हैं वो कम प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे आप हमसे परचेज कर सकते हो। मतलब कंपनी इसमें क्या करती है, राइट्स देती है किसको, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको राइट देती है कि आप, हम कुछ और शेयर इशू कर रहे हैं, आप उनको परचेज कर सकते हो। उसको बोलते हैं हम राइट शेयर। अब शेयर होल्डर के पास राइट है, या तो ये खुद भी खरीद सकता है, या ये जो राइट मिला है ये किसी और को भी दे सकता है। खुद भी खरीद सकता है, मान लीजिए मिस्टर ए है, तो ये मिस्टर ए के पास राइट है, इस राइट का यूज करके वो शेयर खुद भी खरीद सकता है, या फिर ये राइट किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है, किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो मान लीजिए कोई राइट शेयर मिला है इसको, ठीक है, 100 रुपए पे मिला है, 100 रुपए का प्राइस है। इसने क्या किया, जो मिस्टर ए है, 50% राइट अपने पास रखा और 50% ट्रांसफर कर दिया मिस्टर सी को। ठीक है, कितने रुपए में, 20 रुपए पर शेयर में, मान लीजिए 20 रुपए पर शेयर में अपना राइट 50% इसको ट्रांसफर कर दिया। मतलब 100 शेयर में से 50 शेयर अब ये खरीदेगा, 50 शेयर मिस्टर ए खुद खरीदेगा, और 50 शेयर का ट्रांसफर मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया, तो 50 शेयर मिस्टर सी खरीद पाएगा। तो इसके हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी सर? 50 शेयर हैं, 100 रुपए में मिल रहा है एक शेयर, तो इसके हैंड में हो जाएगी 15 into 100। कोई दिक्कत नहीं सर। राइट ट्रांसफर किया इसने, 50 तो इसने खरीद लिया, अब जो 50% इसने राइट ट्रांसफर किए हैं उसके केस में क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी? ये तो सर फ्री में मिल रही है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, नील हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब जो ये राइट खरीद रहा है, राइट खरीद रहा है कितना, 20 रुपए पर शेयर, ठीक है, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया। तो टोटल इसकी जेब से कितना गया सर? 100 रुपये कम इसको देगा, 20 रुपये इसको देगा, तो इसके लिए कॉस्ट क्या बन जाएगी, 120 रुपये। 120 रुपये, 100 रुपये के तो शेयर खरीदेगा ये, एक शेयर 100 रुपये का कंपनी का, तो 100 रुपये कंपनी को देगा, 20 रुपये राइट लेने के लिए मिस्टर ए को दिया इसने, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी मिस्टर सी के हैंड में, 120 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल शेयर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट शेयर। तो ओरिजिनल का तो वही होगा जो एक्चुअल प्राइस, परचेज प्राइस होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। राइट एंटाइटलमेंट फॉर विच इज रिनोज बाय द असेसी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। राइट एंटाइटलमेंट मतलब कंपनी ने जो ये राइट दिया है, अब ये खुद यूज ना करके किसी और को अगर ट्रांसफर करता है तो उस केस में उसका क्या कॉस्ट होगा सर? नील, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है उसको। तो राइट शेयर अक्वायर्ड बाय द असेसी, अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द अक्वायरिंग राइट शेयर। 50% इस केस में, जैसे ये शेयर अक्वायर कर रहा है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 5000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। ओके, ओके सर। राइट शेयर विच आर परचेज बाय द पर्सन इन हुज फेवर द एसएससी हैज रिनोन्स द राइट एंटाइटलमेंट। रिनोन्स का मतलब क्या होता है सर? ट्रांसफर करना। ठीक है, तो इस केस में जैसे मिस्टर सी को इसने अपने राइट दे दिए 50%,
ठीक है, 50% राइट किसको दे दिए, मिस्टर सी को दे दिए। तो उसके हैंड में क्या कॉस्ट हो जाएगा, उसके हैंड में क्या कॉस्ट हो जाएगा सर, 100 रुपये का तो शेयर ही खरीदेगा, 20 रुपये राइट लेने के हो गए, तो टोटल कॉस्ट हो गया इसके हैंड में 120 रुपये। तो मिस्टर सी के हैंड में ये कॉस्ट हो जाएगी 120 रुपये। परचेज प्राइस पेड टू रिनोन्सर of right entitlement as well as the amount paid to the company which has allotted the right share। कंपनी को 100 रुपये देगा, 20 रुपये मिस्टर ए को दिया, टोटल 120 रुपये हो जाएगा कॉस्ट। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर अगला है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बीइंग इक्विटी शेयर इन अ कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड बोथ एट अ टाइम ऑफ परचेज और ट्रांसफर, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। कहने का मतलब जो सेक्शन हमारा 112 ए है, अगर इसके ऊपर 112 ए का टैक्स लग रहा है और ये हमने अक्वायर किया है 1 फरवरी 2018 से पहले, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिस पे टैक्स लगेगा 112 ए के अंदर, इक्विटी शेयर है, लिस्टेड इक्विटी शेयर है जिसके ऊपर एसटीटी पे हुआ है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और यूनिट है अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट का, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और उनको अगर अक्वायर किया है 1 फरवरी 2018 से पहले, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, जैसे बोनस शेयर का निकाला था हमने, याद आया बोनस शेयर के केस में कैसे निकाला था। हाँ सर, 1 फरवरी से पहले अगर परचेज अलॉट हुआ है और ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर के टाइम पे एसटीटी पे कर रहे हैं, तो बोनस का जैसे कैलकुलेट किया था सेम वैसा ही यहाँ पे भी कैलकुलेट होके चलेगा। कैसे, कॉस्ट, हायर ऑफ कॉस्ट, इसको कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ 3 और 4। 3 क्या है, एफएमवी ऑन 31 जनवरी 2018, और 4 क्या है, सेल कंसिडरेशन, जो सेल कंसिडरेशन है वो, और एफएमवी ऑन 31 जनवरी 2018, दोनों में जो भी लोअर है उसको हम कंपेयर करेंगे उसकी कॉस्ट के साथ, दोनों में जो भी हायर होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। कॉस्ट का क्या मतलब है, कॉस्ट का मतलब है जो हमारा कॉस्ट लगा प्लस अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, तो एफएमवी और कॉस्ट विच एवर इज हायर। ठीक है, ठीक है सर। अब सर एफएमबी वहाँ पे भी बोनस शेयर में भी आप एफएमबी बोल रहे थे 31 तारीख को, 31 तारीख को एफएमबी हमें लेना क्या है, लेना क्या है, कैसे पता हमें कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे। तो अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है आपकी, लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो उस केस में स्टॉक एक्सचेंज जिस पे वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, चाहे बीएसई हो एनएसई, वहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट प्राइस क्या कोट हुआ था 31 तारीख को, 31 तारीख को हाईएस्ट प्राइस क्या कोट हुआ था, वो ले लेंगे एफएमबी। और सर मान लीजिए 31 तारीख को कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई उस शेयर की, तो फिर 31 तारीख से पीछे जाएंगे, जिस दिन ट्रेडिंग हुई होगी उस दिन का जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो ले लेंगे। ओके ओके सर, ये था लिस्टेड के केस में। अगर अनलिस्टेड यूनिट है, अनलिस्टेड यूनिट है उसके केस में हम लेंगे एनएवी ऑन 31/1/2018। जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है उनके केस में एनएवी चलता है, नेट एसेट वैल्यू। तो 31/1/2018 को जो भी अनलिस्टेड यूनिट जो हैं उनका जो भी एनएवी होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एफएमबी बन जाएगा। ओके ओके सर। और सर अनलिस्टेड शेयर है फिर क्या करेंगे, अगर अनलिस्टेड शेयर है तो उसमें बोला गया है कि हम इंडेक्स का बेनिफिट थोड़ा मोड़ा दे देंगे आपको, थोड़ा सा इंडेक्स का बेनिफिट दे देंगे। क्या मतलब सर, कॉस्ट है, अगर थर्ड वाला निकाल रहे हैं अनलिस्टेड शेयर है तो उस केस में एफएमबी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इनटू सीआईआई ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 डिवाइड बाई सीआईआई ऑफ एसेट एक्वायर्ड और फाइनेंशियल ईयर 2001 और
दो, विच एवर इज लेटर, दोनों में जो भी लेटर हो। ठीक है, तो 17-18 का CII है 272, तो 272 का बेनिफिट दे देंगे, थोड़ा सा इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे देंगे इसको FMV निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। और इन केस ऑफ एनी अदर एसेट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी परचेज प्राइस होगा वो हमारा कॉस्ट बन जाएगा। और अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो कॉस्ट और FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एनी अदर एसेट। ओके, ओके सर। लेकिन लैंड और बिल्डिंग के केस में अगर FMV है, ठीक है, बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, तो उस केस में जो FMV है उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो 1/4/2001 को FMV है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कहने का मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर होगा, ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ, उसको कंपेयर करेंगे हम कॉस्ट के साथ। ठीक है, अगर बिफोर 1 अप्रैल 2001 को हमने क्या खरीदा है, लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है सर। तो सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के लिए दिया गया है कि जो हम अदर के एसेट के केस में करते थे कि अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले हमने अक्वायर किया है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, तो उस केस में हमें एडिशनली एक चीज़ और देखनी है कि जो 1 अप्रैल 2001 को FMV है, उसको वो FMV एक्सीड नहीं करनी चाहिए उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो दोनों में जो भी लोअर होगा उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट से, बिफोर अगर है तो। ओके, ओके सर, चलिए। और इन केस ऑफ प्रीवियस ओनर के केस में भी सेम होगा आपका, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001 एट द ऑप्शन ऑफ SSE। तो SSE कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, दोनों में जो भी हायर होगा। लैंड और बिल्डिंग के केस में FMV 1 अप्रैल 2001 को लेंगे, लेकिन वो स्टैम्प और ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, अगर एक्सीड करिए तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। ओके, ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ प्रीवियस ओनर कांट बी असर्टेन, जहां पे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट हम दिखा नहीं सकते। ठीक है, प्रीवियस ओनर से हमें कितने में मिला है हमें पता ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए प्रीवियस ओनर ने हमें गिफ्ट कर दिया, ठीक है, अब उसके हैंड में क्या कॉस्ट है हमें पता ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, जिस FMV ऑन द डेट ऑफ विच कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर, जिस दिन प्रीवियस ओनर की वो प्रॉपर्टी बनी, ठीक है, प्रीवियस ओनर के हैंड में जब पहली बार वो प्रॉपर्टी बनी, उस दिन जो भी FMV होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने कोई चीज गिफ्ट करी, कैपिटल एसेट गिफ्ट करी मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी को पता ही नहीं है इसका कॉस्ट क्या है, ये पूछने गया, अब इसको भी याद नहीं है क्या है, तो इससे पूछेंगे आपने ली कब थी, तो इसने बोला कि मैंने 1 जनवरी 2010 को ली थी, मान लीजिए बोलता है, लेकिन इसको कॉस्ट याद नहीं कितने में ली थी, तो इसने फिर बोला गया है कि जिस दिन इसने ये एसेट ली थी उस दिन FMV क्या थी, उस दिन FMV क्या थी, उस एसेट की मार्केट वैल्यू क्या थी, तो वही बन जाएगी कॉस्ट इन द हैंड ऑफ मिस्टर बी। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सर्टेन एसेट, सेक्शन 55। अभी तक तो था हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगा। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट है उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, निल होगा।
गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरियर, रूम, और क्या इसमें क्या आप इम्प्रूवमेंट क्या करोगे? ट्रेडमार्क आपका ऐसे है तो आप उसको और ऐसे करके आप उसको इम्प्रूवमेंट दिखा दोगे? नहीं। तो इंटेंजिबल एसेट के केस में इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट क्या होगी? नील होगी सर। ठीक है, नील होगी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं माना जाएगा। चलिए, उसके बाद आता है हमारा where the capital asset become the property of a previous owner or the assessee before 1st अप्रैल 2001 और in relation to any other asset। कहने का मतलब है इंटेंजिबल अगर है एसेट तो उसकी हमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या लेनी है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें क्या लेनी है? नील लेनी है। ठीक है, ठीक है सर। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर 1st अप्रैल 2001 विल बी नील, चाहे प्रीवियस ऑनर ने करी हो, चाहे प्रीवियस ऑनर ने इम्प्रूवमेंट करवाई हो, या फिर असेसी ने कराई हो, हमें मतलब नहीं है। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो उन दोनों केस में क्या होगी? नील होगी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगी? नील होगी। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ सर, चलिए जी, थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर। चलिए, एग्जाम्पल 14। मिस्टर के परचेजेज अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन अप्रैल 10 1992 फॉर 65,000। मिस्टर के ने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है 92 में, अप्रैल 92 में, फॉर 60,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है सर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1st अप्रैल 2001 वाज 2,70,000 एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 2,20,000। जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू एफ एम बी ऑन 1st अप्रैल 2001 270 थी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 220 थी। तो इन दोनों में से कौन सा लेना है हमें? इन तीनों में से कौन सा लेंगे सर? इन दोनों को कंपेयर करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एफ एम बी को, दोनों में जो भी लोअर है 220 उसको कंपेयर करेंगे हम 65 के साथ। तो जौन सा हायर होगा 220 हम क्या ले लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? In May 2008, Mr. K constructed the first floor by incurring a cost of 2,35,000। मई 2008 में मिस्टर के ने क्या किया? एक और फ्लोर बनवा दिया उस घर के ऊपर, जिसमें बनाने में 2,35,000 रुपये खर्चा आया। बनाने के बाद सबक्वेंटली इन जनवरी 2009 मिस्टर के गिफ्टेड द हाउस टू हिज ब्रदर मिस्टर डी। बनाने के बाद उसने क्या किया? जनवरी 2009 में उस घर को गिफ्ट कर दिया अपने ब्रदर मिस्टर डी को। ठीक है, ऑन, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा आपका, ऑन फरवरी 10/24/2024 मिस्टर डी सोल्ड द हाउस फॉर रुपीज 12,000। फरवरी 2024 में मिस्टर डी ने क्या किया? उस घर को बेच दिया, कितने में? 12 लाख रुपए में। तो हमें कंप्यूट करना है मिस्टर डी के हैंड में कितना कैपिटल गेन आएगा। किसके हैंड में कैलकुलेट करना है? मिस्टर डी के। तो करें कैलकुलेट? हाँ सर, करते हैं। चलिए सॉल्व करें। हाँ सर, सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है? कहाँ से लेंगे सर? पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रीवियस ओनर का भी होल्डिंग हम इंक्लूड करके चलेंगे, तो आ जाएगा आपका 10/4/2000 सॉरी 92, 10 अप्रैल 92 से लेके कब सोल्ड किया इसने? 10 फरवरी को, तो 9 फरवरी तक आ जाएगी। 9 फरवरी 2024 तक पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग के केस में कितनी है सर? 2 साल। 2 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, और 2 साल तक है तो शॉर्ट टर्म। तो क्या बन गई है सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। किसके हैंड में कैलकुलेट करना है? मिस्टर डी के सर, मिस्टर डी के हैंड में कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं।
पार्टिकुलर अमाउंट। सेल्स कंसिडरेशन कितना है? सेल कंसिडरेशन कितना है सर? 12 लाख रुपए। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र है कुछ? नहीं दे रखा सर, तो सीधा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देते हैं। ठीक है, कितना है, कितने में ख़रीदा था? अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी सर? 1 अप्रैल 2001 से पहले ख़रीदा है, तो उस केस में आएगी हमारी 65 को कंपेयर करेंगे हम एफ को, लेकिन एफ ऑन 1 अप्रैल 2001 एक्सीड नहीं करनी चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 दोनों में जो भी लोअर होगा वो हमारा, उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ। दोनों में जो भी हायर होगा, हायर कौन सा है? 220, तो 220 क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू डिवाइड बाई 100। ठीक है, बेस ईयर लेके चलेंगे क्योंकि आपका 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, मल्टीप्लाई बाई 348। कितना आया कैलकुलेट कीजिए। यह है सर 767500 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। प्रीवियस ऑनर का माइनस होता है? हाँ सर बिल्कुल माइनस होता है। कितना किया है? 2,35,000। ठीक है, हाँ सर, ये तो 300 इतना ही रहेगा। नीचे वाला किस ईयर में किया है हमने? सर इसने किया है मई 2008 में, तो 8-9 का दे रखा है। हाँ सर 137 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया हमारा 925 2,35,000 इंटू 345 डिवाइड बाई 137। सॉरी, यह है आपका 5,96,934। ठीक है, ठीक है सर, माइनस कीजिए कितना आता है। देख के ही पता चल रहा है सर लॉस आएगा इसमें। 76,560 5,96,934, यह है हमारा 1,62,534। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस आया है यहाँ पे, गेन नहीं आया, लॉस आया है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। इंडेक्सेशन हमने प्रीवियस ऑनर का क्यों लिया सर? क्योंकि इसके ऊपर केस लो है, CIT वर्सेस मंजुला जेशा का। ठीक है, अगर आपको दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर नहीं लेना है तो जिस दिन एसएससी के पास आया उस दिन से भी आप इंडेक्सेशन ले सकते हैं, दोनों ही केस में सही होगा। बट लॉजिकल कौन सा लग रहा है? जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ऑनर की ले रहे हैं, कॉस्ट प्रीवियस ऑनर की ले रहे हैं, तो इंडेक्सेशन भी हमें वही लेना चाहिए। ओके, ओके सर, चलिए। फिर आता है एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 क्या है? मिस उषा परचेजेस 1000 इक्विटी शेयर इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 1000 शेयर उसने परचेज किए एक्स लिमिटेड में, एक्स प्राइवेट लिमिटेड में, अनलिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसके शेयर्स भी अनलिस्टेड होंगे। एट द कॉस्ट ऑफ 30 पर शेयर, ब्रोकरेज 1%। ठीक है, इन जनवरी 96 सी गेट 100 बोनस शेयर इन अगस्त 2000। सी अगेन गेट्स 1100 bonus share by virtue of her holding in February 2006. Fair market value of the share on 1st April 2001 is 80 rupees. On 1st January 24, she transfers all her share at 200 per share. Brokerage 2%. Compute the capital gain taxable in the hand of Miss Usha for AY 24-25. तो मिस उषा ने क्या किया? 1000 शेयर थे उसके पास, उसकी वजह से 100 बोनस शेयर मिले उसको अगस्त 2000 में। उसके बाद 1100 और बोनस शेयर मिले उसको फरवरी 2006 में। इसने क्या किया, जनवरी 2024 में सारे शेयर 200 रुपये में बेच दिए। तो हमें कैलकुलेट करना है
कैपिटल गेन। तो करें? हाँ सर, करते हैं। चलिए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपका ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर, ये सब आएंगे, तो हर शेयर को अलग लॉट समझना है। ठीक है? जैसे ओरिजिनल शेयर्स हैं उनको अलग, उनका कैपिटल गेन अलग निकलेगा। बोनस शेयर जो मिले, जैसे 100 मिले तो उसका अलग कैलकुलेट करेंगे, और जो 1100 मिला उसका अलग करेंगे। ठीक है? ये नहीं कि सबको मिक्स करके फिर निकाले, नहीं। जो ओरिजिनल शेयर है उनका अलग कैलकुलेट होगा, फिर जो 100 मिले उसका अलग, फिर जो 1100 मिले उसका अलग। सेम राइट शेयर में भी करना है। जब जब जौन सा शेयर मिलेगा, जब जब अक्वायर करेंगे, सबका अलग अलग हमें लॉट लेके कैलकुलेट करना है। ठीक है? क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग सबके केस में अलग अलग होगी। ठीक है? ठीक है सर। तो 1000 शेयर इसने कब खरीदे थे? 96 में खरीदे थे। कितने पे? 30 रुपये पर शेयर। 1% की ब्रोकरेज भी थी। ठीक है? ठीक है सर। 1 अप्रैल 2001 को इसका एफएमवी कितना था? इसका एफएमवी था सर 80 रुपये। 80 रुपये। ठीक है? तो इसका तो कुछ करना नहीं है, ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी इसके लिए। तो चलिए सॉल्व करें। हाँ सर। पहले करते हैं फॉर 1000 शेयर, 1000 शेयर्स के लिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म है। हाँ सर। 1 साल से ज़्यादा। ये अनलिस्टेड शेयर के केस में कितना है सर? 2 साल देखेंगे। तो 2 साल से ज़्यादा है। हाँ सर। सेल कंसिडरेशन निकालते हैं। हजार इंटू 200, कितना आ गया? 2 लाख। माइनस कर देंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र करने में जो एक्सपेंस लगा वो कितना था? सर 2%। तो 2 लाख का 2% कितना हो गया सर? 4000 रुपये। ठीक है? ठीक है सर। ये नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया हमारा? नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? 1,96,000। ठीक है? ठीक है सर। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 80 एफ एम वी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही है आपका। डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 348। 80 एक शेयर का, तो 1000 शेयर का कितना हो गया? 1000 शेयर का 278,400। तो ये आया 82,400। ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1000 शेयर के ऊपर। ठीक है? ठीक है सर। अब 100 शेयर कब लिए थे इसको? कब मिले थे? अगस्त 2000 में, फिर फरवरी 2006 में। ठीक है? ठीक है सर। अब निकालते हैं हम 100 शेयर्स का। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स, बोनस शेयर्स
सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? सर 100 इंटू 200, 20,000 लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र कितना है? 2% ब्रोकरेज दिया इसने सेल पे, तो ये आएगा आपका 400 रुपये। नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना हो गया? 19,600। उसमें से हम माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 इंटू 100 इंटू 348 डिवाइड बाई 100। ये आपका आएगा 27,840। कितना आया? 8240 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ओके ओके सर, चलिए उसके बाद निकालते हैं हम 1100 शेयर्स का। 1100 शेयर्स का सेल कंसिडरेशन कितना है? सर 1100 इंटू 200, 2,20,000। एक्सपेंस माइनस करेंगे कितना? 2%। 2,20,000 का 2%, 4,400। ठीक है, ठीक है सर। नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? ये आया सर 2,20,000 में से 4,400 गया 21,5600 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नील। क्यों इस केस में नील क्यों हो गया सर? क्योंकि ये 1 अप्रैल 2001 के बाद है। अगस्त दो सॉरी फरवरी 2006 में मिला है ये। यहाँ पे इन दोनों में बेनिफिट क्यों मिल रहा था? क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले गए थे, इसलिए यहाँ पे 80 रुपये का बेनिफिट मिल गया। तो इस केस में हमारा क्या निकल के आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेट करेंगे तो कितना आता है? नेट कर लीजिए। गेन है आपका, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ये आपकी नेगेटिव फिगर्स हैं, ये पॉजिटिव है। नेट कितना आता है? 124,960। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 16 आपका होमवर्क है, खुद से करना है आपको। क्वेश्चन 16 आपका होमवर्क है, खुद से करना है। मैं बता देता हूँ क्या है। ये राइट शेयर के ऊपर बेस्ड है। मिस्टर आर के पास कुछ शेयर थे, उसके बदले कंपनी ने राइट शेयर दिए, उसमें से कुछ पोर्शन इसने रिनाउंस कर दिए, किसी और को दे दिए, और कुछ का यूज़ करके उसने कंपनी से शेयर खरीद लिए। तो इस केस में दोनों केस में ही हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो आप कैलकुलेट कीजिए दोनों का। आप निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे, नहीं निकाल पाएगा तो आप, मैं तो हूँ ही यहाँ पे बताने के लिए। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट। वो एसेट जिनको असेसी अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहा है, उनके ऊपर कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा डेप्रीशिएबल एसेट है,
डेप्रिशिएबल एसेट है, उसके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, हमेशा शॉर्ट टर्म ही कैपिटल गेन या लॉस निकलेगा आपका। ठीक है, तो हमेशा इसको डेप्रिशिएबल एसेट को क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान के चलेंगे। ओके, ओके सर। अब इसमें दो केसेस आते हैं, दो केसेस के केस में आपका कैपिटल गेन निकलेगा। पहला केस है जहां पे जो मनी वैल्यू, मनी रिसीवेबल था, चलिए उसका ब्लॉक ही बना के देख लेते हैं। पहला केस है, ये हमारा ब्लॉक था, हाँ सर, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन, कुछ याद आया, पीजीबी में पढ़ा था सर? हाँ सर, याद आया सर। फिर टोटल, फिर उसमें से माइनस करते थे मनी रिसीवेबल। ठीक है, हाँ सर, उसके बाद जो बचता था वो हमारा डब्ल्यू होता था, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते थे। उसके बाद निकल के आता था हमारा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। कुछ याद आया? हाँ सर, ब्लॉक ऑफ एसेट ऐसा बनता था हमारा। हाँ सर, तो बोला गया है जहां पे मनी पेबल, सॉरी मनी रिसीवेबल, अगर हम एसेट को सोल्ड कर देते हैं, किसी एसेट को सोल्ड करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा डब्ल्यू है अगर नेगेटिव आ जाता है, तो उस केस में हमारा क्या निकलेगा, कैपिटल गेन निकलेगा। पहला पहला केस क्या है, जहां पे मनी रिसीवेबल एक्सीड कर जाए ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मनी रिसीवेबल आपका एक्सीड कर जाए एडिशन प्लस ओपनिंग बैलेंस, जितना हमारे पास एसेट की वैल्यू आ रही है ब्लॉक ऑफ एसेट में, हमने जो सेल किया उससे ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, एडिशन हुए 4 लाख, 14 लाख यहाँ पे, 14 लाख हमारा टोटल वैल्यू था ब्लॉक ऑफ एसेट का, हमने उसको 20 लाख में सोल्ड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या निकलेगा, कैपिटल गेन निकल के आएगा। ओके, पहला केस ये हो गया। हाँ सर, दूसरा केस होगा हमारा जहां पे सारे के सारे ऑल द एसेट अंडर ब्लॉक गेट ट्रांसफर्ड, सारे के सारे एसेट जो हैं वो ट्रांसफर हो गए हो, सारे के सारे एसेट ट्रांसफर हो गए, इवन वैल्यू आ रही है तो भी हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट में वैल्यू आ रही है, लेकिन उस ब्लॉक में कोई एसेट ही नहीं बचा, अब सारे के सारे एसेट ट्रांसफर हो गए, तो उस केस में कैपिटल गेन निकलेगा। तो इन दोनों केसेस में कैपिटल गेन निकलेगा। पीजीबीपी के चैप्टर में इसको हल्का सा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे एक, और फिर देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकलेगा या लॉस निकलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा। एनी इनकम फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट बी डीम्ड capital gain arising from transfer of short term capital asset irrespective of period of holding. Capital gain will be calculated in the following two cases. कौन से cases में? Where money receivable exceed WDV of block at the end, जो ये है WDV at the end उससे exceed कर जाए, the amount will be short term capital, exceeded amount will be short term capital asset, नहीं गेन या लॉस जो भी आएगा आपका। ठीक है, ठीक है सर। और दूसरा केस, वेयर ऑल द एसेट इन अ ब्लॉक आर ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जितने भी एसेट थे ब्लॉक के अंदर सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। ब्लॉक में वैल्यू आ रही है लेकिन एसेट नहीं है, ब्लॉक में एसेट एक भी नहीं है, तो उस केस में क्या निकलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकलेगा आपका। ओके, ओके सर, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर।
Singhania and Company a sole proprietorship on 6 machines put to use in a business in March 22. The depreciation on these machines is charged at a 50%. ठीक है. The opening balance of these machines after providing depreciation for financial year 22-23 was 8,50,000. Okay. 3 of old machines were sold on 10th June 23 for 11 lakh. A second hand plant was purchased for 8,50,000 on 30th November 23. You are required to determine depreciation निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है अगर कुछ निकलता है, और थर्ड में बोला है कि जो 11 लाख में सोल्ड किया है अगर हम उसको 21 लाख में सोल्ड करते तो क्या होता. तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं. सॉल्व करें. हाँ सर, सॉल्व करते हैं सर. ब्लॉक ऑफ एसेट कितनी मशीन्स हैं सर? 6 मशीन्स है सर. यहाँ पे नहीं लिखते, नीचे लिखेंगे. ये हो गया पार्टिकुलर्स. अमाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8,50,000. एड एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 8,50,000. टोटल कितना हो गया? ये हो गया सर 8 16 17 लाख. ठीक है. ठीक है सर. फिर माइनस करेंगे मनी रिसीवेबल. कितना है? 11 लाख सर. 11 लाख में सोल्ड किया हमने. ठीक है. ठीक है सर. माइनस करने के बाद कितना आता है हमारा? 6 लाख. ये हो गया WDV फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए WDV आ गया हमारे पास. हाँ सर. माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. 6 लाख इंटू 15% इंटू 50%. 50% क्यों किया सर? 50% क्यों किया? क्योंकि देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ रही है सर? 6 लाख. जो नई हमने सॉरी सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 8.5 लाख. तो हम मान के चलेंगे कि जो 6 लाख बचा हुआ है इसका बचा हुआ है. ठीक है. ठीक है सर. तो इसीलिए, और ये 180 डेज से कम यूज़ हुआ है आपका. नवंबर 23 में यूज़ हुआ है. नवंबर 23 में पुट टू यूज़ किया है इसको. तो लेस देन 180 डेज यूज़ हुआ है, इसीलिए इसको हम डेप्रिसिएशन को 50% पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. तो ये आएगा हमारा 45,000. 45,000. क्लोजिंग बैलेंस क्या देगी ब्लॉक की? 5,55,000. ठीक है. ठीक है सर. तो डेप्रिसिएशन पता चल गया कितना है? हाँ सर, डेप्रिसिएशन पता चल गया. दूसरा क्या बोलते हैं कि कंप्यूट द कैपिटल गेन. कोई कैपिटल गेन नहीं है. नो कैपिटल गेन. ब्लॉक है, एसेट भी है और ब्लॉक का बैलेंस भी है. तो कोई इस केस में हमारा कैपिटल गेन नहीं निकलेगा. दो ही केस में निकलेगा, वो ऊपर दे रखे हैं, तो दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं है, तो हमारा कैपिटल गेन नहीं निकलेगा. थर्ड में क्या बोलता है? इफ सिंगानिया एंड कंपनी हैज सोल्ड ऑल द 3 मशीन इन जून फॉर 21 लाख, देयर विल देयर बी एनी डिफरेंस इन वो वर्किंग. अगर ये बोल रहे हैं कि ये 11 की जगह 21 में बेच देते, फिर क्या होता? फिर क्या होता? तो ये हमारा WDV क्या हो जाता? जीरो हो जाता, नेगेटिव हो जाता. तो उस केस में हमारा क्या निकल के आता? कैपिटल गेन निकल के आता. तो कैपिटल गेन कितना निकल के आता? 4 लाख रुपए. जितना सेल प्राइस है उसमें से WDV माइनस कर देंगे. 21 लाख माइनस 17 लाख, तो 4 लाख हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. ठीक है सर. चलिए अब आगे चलते हैं.
उसके बाद एक नया सेक्शन आया आपका, सेक्शन 50 ए, जिसके अंदर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर की बात की गई है। बोला गया है कि ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही होंगे, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो। जैसे डेप्रिशिएबल एसेट में था हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे, वैसे ही इनके केस में मार्केट लिंक डिवेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के केस में ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही होंगे और इनके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकलेगा। कैलकुलेट कैसे होगा जैसे हम करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस डेफिनेशन देख लेते हैं कि है क्या है। एनी इनकम फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23, जो हमारा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है वो हमने अक्वायर किया हो 1 अप्रैल 23 या उसके बाद, और मार्केट लिंक डिवेंचर इज डीम टू बी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा। ओके ओके सर। मार्केट लिंक डिबेंचर होते क्या हैं? अ सिक्योरिटी विच हैज अ अंडरलाइंग प्रिंसिपल कंपोनेंट इन फॉर्म ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड वेयर द रिटर्न आर लिंक टू अ मार्केट रिटर्न ऑफ अदर अंडरलाइंग सिक्योरिटी और इंडिसेस। मतलब कहने का मतलब जो इसका रिटर्न है वो बेस्ड है किसी आउटसाइडर इंडिसेस पे, इंडेक्स पे, सिक्योरिटीज पे, तो उनको बोलेंगे हम, मतलब इसका जो रिटर्न है मार्केट बेस्ड है, जो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, नीचे जा रहा है तो उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो अगर इस टाइप का कोई डिवेंचर है तो उस केस में हमारा क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा उसको। इट इंक्लूड एनी सिक्योरिटी क्लासिफाइड और रेगुलेटेड एज अ मार्केट लिंक डिवेंचर, और इसमें कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसको एज अ ट्रीट किया जा रहा है मार्केट लिंक डिवेंचर, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका। ओके जी सर। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या है सर? अ म्यूचुअल फंड वेयर नॉट मोर देन 35% ऑफ ए टोटल प्रोसीड, जितना भी इस टोटल प्रोसीड हुआ, जितना भी टोटल कलेक्शन हुआ, उसका 35% से ज़्यादा, 35% से ज़्यादा वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है डोमेस्टिक कंपनी को, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। ठीक है, अगर वो अप टू 35% इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ पे? कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, 35% तक अगर कर रहा है टोटल प्रोसीड का, जितना उसके पास कलेक्शन आया उसका 35% तक कर रहा है, तो वो हमारा इस स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, however the percentage of equity shareholding held in respect of specified mutual funds shall be computed with reference to annual average of daily closing balance, मतलब जो भी डेली क्लोजिंग फिगर आएगी उसका हम एनुअल एवरेज निकाल देंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे कि वो 35% टोटल प्रोसीड का इक्विटी में उसने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया। अगर 35% तक है तो हमारा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के डेफिनेशन में आ जाएगा। ओके ओके सर। तो इन इस कैलकुलेशन सेम जैसे बाकियों के केस में कर रहे हैं वैसे ही इसमें भी कैलकुलेशन होगा, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। ओके, टेक केयर, गुड बाय।